ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दमदार 10। इस वक्त की बड़ी खबर कर्नाटक से आ रही है। डीके शिव कुमार ने जैसे ही शपथ ग्रहण किया, अपने मंत्रियों को उन्होंने पोर्टफोलियो दे दिया, उसके बाद बगावत हो गई है। अब कर्नाटक में मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। जल संसाधन विभाग मिलने से वो नाखुश बताए जा रहे थे और रामलिंगा बेंगलुरु में मौजूद है। उनके समर्थक इस वक्त हंगामा कर रहे हैं। तो हमारे साथ संवाददाता टी राघवन जुड़ गए हैं। राघवन, ऐसा क्या हुआ कि रामलिंगा नाराज हो गए? क्या उनको कुछ और वादा किया गया था कि कोई दूसरा पोर्टफोलियो मिलेगा? जी देखिए अमित, पोर्टफोलियो अलोकेशन के सिर्फ 12 घंटे के अंदर ये बड़ी खबर सामने आई है। बहुत सीनियर लीडर हैं। पिछली बार जितनी भी बार कांग्रेस की यहाँ सरकार बनी है, गृह मंत्री के साथ साथ विभिन्न पोर्टफोलियो इनको मिले हैं। देखिए इनका ये कहना है कि ये बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं क्योंकि इनके आत्म स्वाभिमान को धक्का लगा है। इनका कहना है कि 23 में जब सिद्धरामैया के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी थी तब भी इन्होंने मंत्री पद नहीं मांगा था। खुद उन्हें कांग्रेस पार्टी ने अप्रोच किया था और ये वादा उनसे किया था कि उन्हें बेंगलुरु डेवलपमेंट विभाग दिया जाएगा। बड़ा पोर्टफोलियो है, बेंगलुरु शहर के विकास से जुड़ा हुआ ये पोर्टफोलियो है। लेकिन बाद में जब उन्हें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दे दिया गया तब उनसे ये कहा गया कि वो जो है आगे कभी भी जब मौका मिलेगा तो उनको बेंगलुरु डेवलपमेंट दिया जाएगा। उस वक्त उनका ये कहना है कि अभी जो चीफ मिनिस्टर बने हैं डीके शिव कुमार, उनके भाई डीके सुरेश के साथ घर पर आए थे। 4 बजे तक उनके घर पर बैठे थे, उन्हें मनाया गया और बोला कि जब भी मैं मुख्यमंत्री बनूंगा मैं आपको जरूर बेंगलुरु डेवलपमेंट डिपार्टमेंट दे दूंगा। लेकिन अब जब वो मुख्यमंत्री बन गए तब उन्हें जल संसाधन विभाग दे दिया गया। उनका ये कहना है कि जल संसाधन विभाग को समझने में ही उन्हें कम से कम साल भर का वक्त लग जाएगा। ऐसे में उस विभाग उनको नहीं चाहिए। हालांकि उन्होंने बहुत साफ तरीके से कहा है कि वो कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेंगे, वो विधायक बने रहेंगे। और उन्होंने अपना इस्तीफा जो है एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी तुषार गिरिनाथ को पहुंचा दिया है अपने एक सहयोगी के हाथों में। हालांकि अभी इस्तीफा स्वीकार होना बाकी। अमित, मुझे लगता है कि कोशिश जरूर की जाएगी कि इनको किसी तरह मना लिया जाए। अच्छा राघवन, एक बात बताइए, क्या राहुल गांधी भी तो दौरे पर आने वाले थे कर्नाटक में? जी बिल्कुल, आज राहुल गांधी यहाँ पर पहुँच रहे हैं क्योंकि जो एआईसीसी प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो आज करीब 1:30 बजे जो है राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करेंगे अपना। उनके साथ में मंसूर अली खान और पवन खेड़ा, ये 3 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो राज्यसभा के लिए कर्नाटक के कोटे से चुने गए हैं। तो इन तीनों का नामांकन आज यहाँ पर होना है, उसके लिए राहुल गांधी आ रहे हैं। साथ ही में जो प्रदेश मुख्यालय नया बनाने की बात हो रही है, उसके भूमि पूजन का कार्यक्रम भी है, उसमें वो सम्मिलित होंगे, ऐसी सूचना हमारे पास है। तो राहुल गांधी के आने से ठीक पहले ये जो एक बड़ा फैसला लिया है रामलिंगा रेड्डी ने, इससे कांग्रेस परेशान तो जरूर होगी। बिल्कुल बिल्कुल। सज्जन जी, एक बात बताइए कि जिस तरह से राहुल गांधी का जो पहुंचना है, ठीक उससे पहले अगर रामलिंगा इस्तीफा दे रहे हैं तो कोई टाइमिंग को लेकर आपको लग रहा है कि टाइमिंग को देख के किया गया है, अपनी नाराजगी जाहिर की गई है? ऐसा नहीं हो सकता कि व्यक्तिगत बिना सिद्धारमैया या किसी से भी सलाह लिए उन्होंने कर दिया हो। निश्चित तौर पे एक गुटबाजी होती है, उसमें बड़े नेता का कहीं ना कहीं एक थोड़ा बहुत असर प्रभाव तो निश्चित तौर पे रहता है। और ये देखिए मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। आप किसको क्या ये कहना कि हमको 1 साल समझने में लग जाएगा? आपको पीएचडी थोड़े ना करनी है, आप मंत्री हैं, आपको कोऑर्डिनेट करना है, एक्सपर्ट्स आपके पास बैठे हैं। ये सरेआम गुटबाजी चल रही है वहाँ पे। डीके शिव कुमार वहाँ पे मुख्यमंत्री है, लेकिन अभी भी लग रहा है कि पर्दे के पीछे से उसमें प्रियांक खड़गे को बढ़िया उसमें मंत्रालय मिला है, गृह मंत्रालय दिया गया, गृह मंत्रालय। उसके अलावा पहले से आईटी वगैरह था, वो उनके पास ही रहा है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनको कहीं ना कहीं से प्लेकेट किया गया है। सिद्धारमैया के बेटे को दिया गया है अर्बन डेवलपमेंट वगैरह, लेकिन कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जो अहिंदा पे जो उनकी दावेदारी थी, ठीक है, तो उसमें प्रियांक खड़गे आ गए हैं। वो दलित एक चेहरे हैं, उसके अलावा माइनॉरिटी ये आ रहे हैं। जी, परमेश्वर भी तो दलित चेहरा ही है। हाँ, लेकिन वो सिद्धारमैया गुट से थे, तो उसकी जगह प्रियांक खड़गे दलित आ गए ना। ज्यादा महत्वपूर्ण उनको गृह मंत्रालय से हटा के इनको दिया गया। जाहिर सी बात है कि वो अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। उनको 2 साल सरकार चलानी है और उनको ये उम्मीद है कि वो अगर ठीक से अपनी सरकार चलाएंगे तो फिर वापसी होगी तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन इस बीच बीजेपी की जो कोशिश थी कि तमिलनाडु में अपने आप को मजबूत किया जाए, क्या उसको झटका लगने जा रहा है? अन्नामलाई आज बीजेपी से इस्तीफा दे सकते हैं। नई पार्टी बनाने की तैयारी में अन्नामलाई तमिलनाडु चुनाव में साइडलाइन किए जाने से नाराज थे। 2 जून को अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी, जिसके बाद माना जा रहा था कि शायद उनको समझाया गया है और उसके बाद उन्होंने 2 दिन का वक्त भी लिया था, यानी कि बुधवार और गुरुवार को। और अब बताया जा रहा है कि आज वो इस्तीफा दे सकते हैं। अजीत जी, देखिए ये बात तो चर्चा कह सकते हैं कि बहुत पहले से ही चल रही थी जब उन्हें अध्यक्ष के पद से हटाया गया था। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि पार्टी इनको या रोकना नहीं चाहती है या वो रुके नहीं? नहीं, पार्टी रोकना तो चाहती है,
देखिए, वो एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल थ्योरी लेकर के आए थे, एक स्ट्रेटजी उनके पास थी। वो चाहते थे कि जो उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को भांप लिया था कि जो द्रविडियन पॉलिटिक्स है, ये डीएमके और अन्ना डीएमके की जो पॉलिटिक्स है, इससे लोग उबे हुए हैं और नई चीज खोज रहे हैं। उस समय बीजेपी को लगा कि अलायंस करते हैं अन्ना डीएमके से, ये ज्यादा फायदेमंद होगा। तभी अन्ना डीएमके से आए हुए नयनार नागेंद्रन को अध्यक्ष बनाया गया, इनको हटाया गया। अलायंस काम नहीं किया, वर्क नहीं किया। अब ये कह रहे होंगे, निश्चित रूप से अन्नामलाई कह रहे होंगे कि अगर हमारी बात मानी होती तो आज हो सकता था टीवी के की तरह नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग एक बड़ी ताकत होते वहां। ये बात वो कह रहे होते। तो अभी भी इस बात में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है अमित जी मामला। ऐसा नहीं लग रहा है कि एकदम से बीजेपी और अन्नामलाई में झगड़ा हो जाएगा और दोनों एकदम मतलब अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि सनातन की पॉलिटिक्स करनी है उनको, अन्नामलाई को, और वो पॉलिटिक्स बीजेपी को भी करनी है। तो सूट करेगा ना, पॉलिटिक्स तो सूट करेगी बीजेपी को। लेकिन पहले जैसे चर्चा थी कि इनको राज्यसभा में ले आया जाएगा, राष्ट्रीय टीम में महामंत्री बनाए जाएंगे, ये सब चीजें नहीं हुई है, क्योंकि वो तो खुद ही इच्छुक नहीं है। उनको बताया जा रहा है कि राज्यसभा चाहती हो कि वो प्रदेश में ही राजनीति करें, और ये भी हो सकता है कि अगर वो कोई अलग एक गुट एक अलग संस्था बना करके या पार्टी बना के राजनीति करते हैं, वो भी बीजेपी को सप्लीमेंट करने वाली ही राजनीति होगी। आपने तो एक अच्छी बात बताई है सज्जन जी, क्योंकि आप तो लगातार पॉलिटिकल एनालिसिस करते रहते हैं ना, तो इसमें क्या अगर बीजेपी अन्नामलाई को अपना एक संगठन खड़ा करने देते हैं, क्या बाद में ऐसा सकता है चुनाव से पहले कुछ मर्जर हो जाए या कुछ ऐसा करते हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से ये पार्ट कर रहे हैं, बीजेपी से अलग हो रहे हैं, वो बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से हो रहे हैं, सम्मानजनक तरीके से आके गृह मंत्री से मिल रहे हैं, कोई बीजेपी के खिलाफ बयान नहीं दे रहे हैं, अपनी कोई क्षुधा नहीं बता रहे हैं। तो वो दिखाता है कि भविष्य के लिए गुंजाइश है साथ में आने का। लेकिन अन्नामलाई का देखिए, वो एक चेहरे हैं जो तमिलनाडु के घर घर में लोग इस चेहरे को जानता है, पहचानता है, ठीक है। और इन्होंने अपनी एक एंटी द्रविडियन पॉलिटिक्स करके इनके नेतृत्व में 11% वोट लाया तमिलनाडु में, जहां बीजेपी की जमीन नहीं है। अभी युवाओं को जो आकर्षित कर रहे थे, इनको हटाया गया, तो वो सारा का सारा जो एंटी स्टैब्लिशमेंट जो वोट था वो चला गया विजय के पास, टीवी के पास। तो इनको ये फ्रस्ट्रेशन होगा कि इसमें हमारी भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इसका फसल काट ले गए विजय। वैसी स्थिति में ये जो भी करेंगे भविष्य में हमेशा है कि इनको अपलाइए, इनको चेहरा बनाइए और साथ में आ जाइए। चूंकि जो अलगाव हो रहा है वो बहुत ही बिटर टर्म्स पे नहीं हो रहा है, बहुत ही पॉजिटिव टर्म्स पे हो रहा है ये। इसलिए भविष्य के गुंजाइश जो अजीत जी बोल रहे हैं बिल्कुल सही है कि बीजेपी एक प्रॉक्सी के थ्रू जो ज्यादा इफेक्टिव है वहां पे, और अन्नामलाई तमिलनाडु की पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं, वो केंद्र में नहीं आना चाह रहे हैं। तमिलनाडु में अगर आपको सफल होना है तो के कामराज के बाद से ये तय है कि अगर आप वहां पे जम के पॉलिटिक्स कर रहे हैं, नहीं तो ये जितने भी हैं चिदंबरम से लेकर सब लोग, कांग्रेस के बड़े बड़े चेहरे वहां तमिलनाडु सज्जन जी बस मुझे बात बताइए, तो फिर वो बीजेपी में रह के इस तरह से कोई आंदोलन जो चाह रहे हैं करना, वो क्यों नहीं किया? क्योंकि बीजेपी की दुविधा यह है कि पीयूष गोयल गए, इन्होंने इनको हटा के बदल दिया, क्योंकि वहां पे क्या है कि उनकी दुविधा यह है कि हम एआईएडीएम के साथ रहें, क्योंकि एआईएडीएम का वहां पे गांव-गांव में संगठन है, वो थोड़े से मतलब उतने ज्यादा एंटी हिंदू नहीं है, थोड़े सॉफ्ट है। तो बीजेपी इसको तय नहीं कर पा रही है, क्योंकि एआईएडीएमके की शर्त यह है कि आप हमारे साथ अलायंस तभी करेंगे जब ये अन्नामलाई साइडलाइन रहेंगे। अन्नामलाई का है कि हमारी जो पॉलिटिक्स होनी चाहिए वो केवल इलेक्टोरल नहीं, वो आइडियोलॉजिकल भी होनी चाहिए, वैचारिक भी होने चाहिए। और वैचारिक क्या है, पेरियार से लेके जितने भी सनातन के विरोधी लोग थे उनको आप दरकिनार करेंगे और एक सनातनी पॉलिटिक्स करेंगे। वो एआईडीएम के साथ वो केमिस्ट्री नहीं जमेगी। लेकिन अजीत जी, क्योंकि इस वक्त चुनाव में एआईडीएम के तो वो हालात नहीं है कि उसको आप ताकत मान सकें, तो बीजेपी के लिए तो मौका था या अन्नामलाई के मौका था कि उनको वो दे देते जो चाहते हैं, एक बार फिर से पार्टी को जमीन से खड़ा करते। तो अभी तो उसके लिए समय है, हो सकता है, लेकिन वो तो अलग हो रहे हैं। अभी तो चुनाव में समय है ना, हो सकता है कि अलग होकर के, जैसे टीवी के ने विजय ने अपने संगठन को, जो उनके फैन क्लब्स थे, उसको एक वेलफेयर क्लब्स में तब्दील करके फिर पार्टी बनाई ना उन्होंने। तो हो सकता है कि अब जैसे अगर मान लीजिए कि अन्नामलाई को सनातन की पॉलिटिक्स करनी है, सब नेशनलिज्म की पॉलिटिक्स करनी है, उनको टारगेट करना है, डीएमके और अन्ना डीएमके दोनों को, सबकी पॉलिटिक्स को टारगेट करके अगर वो अपनी एक जगह बना लेते हैं इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स करके, फिर भी वो बीजेपी के साथ आ सकते हैं। अल्टीमेटली तो बीजेपी की ही पॉलिटिक्स है ना। नहीं, जाहिर सी बात है, एक ऐसा चेहरा है जिसको आप कह सकते हैं पोस्टर बॉय बन गए थे अन्नामलाई। आईपीएस अधिकारी थे, आईपीएस छोड़ा, उसके बाद राजनीति में और बीजेपी के साथ जुड़े, और जिस तरह से 2024 के चुनाव में उन्होंने अपना जलवा दिखाया था, उसके बाद सभी को लग रहा था कि वही बीजेपी का आने वाले वक्त का तमिलनाडु का चेहरा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से खबर है, जहां पर विनीत राय हत्याकांड के आरोपी कमलेश चौधरी के एनकाउंटर के बाद जमकर बवाल हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद कमलेश का शव जब परिजनों को दिया गया तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में जमा गांव के लोगों ने शव को रखकर चक्काजाम कर दिया। पुलिस ने लोगों को शांत कराने की कोशिश की तो वो पुलिस के साथ भिड़ गए।
अब पहले धक्का मुक्की हुई, फिर भीड़ ने अचानक ही पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। चारों तरफ से पत्थर फेंके जाने लगे। हालात ऐसे हो गए कि पुलिसकर्मियों को खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागना पड़ा। कुछ जवानों ने पास के ही बैंक में छिपकर अपनी जान बचाई। पत्थरबाजी में सीईओ, एसएचओ समेत कई पुलिसकर्मी चोटिल भी हो गए। अब अखिलेश यादव ने इस पर ट्वीट करके कहा है कि यूपी सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया है। विपक्ष इसे एनकाउंटर को जातीय एंगल ढूंढ रही है। जिसका मर्डर हुआ है वो भूमियार थे, जिसका एनकाउंटर हुआ है वो बिंद केवड़ जाति से था। अब पत्थरबाजी और धक्का मुक्की के दौरान सड़क पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला था। बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को खदेड़ दिया। अब उपद्रव के बाद हालात सामान्य हैं, लेकिन एहतियातन पूरे इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। पुलिस का कहना है कि जिन लोगों ने भी उपद्रव किया है उनका इलाज अच्छे से किया जाएगा। अजीत जी, ये तो योगी आदित्यनाथ लगातार मंच से बोल चुके हैं। अब जो पुलिस के डीजीपी बने हैं उन्होंने साफ कहा था कि जो अपराधी जिस भाषा में बात समझते हैं या बात करते हैं उसी में समझाया जाएगा। देखिए, ये इनकाउंटर हमेशा बहुत ट्रबलसम होता है, उसमें समस्या आती है इनकाउंटर में, और वो नहीं होना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। लेकिन ये एक सैद्धांतिक बात है। व्यवहारिक रूप से तो जब पुलिस जाती है उस समय उसको करना ही पड़ता है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं। अब इसमें जो जाति का एंगल देखा जा रहा है ना, ये असली चीज़ है, राजनीति की चीज़। देखिए, दोनों बीजेपी के कोर सपोर्टर हैं। एक बिंद केवट है, मतलब निषाद समाज के, तो संजय निषाद पार्टी के साथ ही हैं, और अति पिछड़ी जाति से आते हैं तो अति पिछड़ी जातियों का एक रुझान हमेशा बीजेपी के साथ रहा है। और भूमिहार तो घोषित तौर पर बीजेपी के साथ हैं ही, बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, झारखंड में, जहां भी हैं वहां। तो ये दोनों बीजेपी के कोर वोटर हैं, जो जिनकी हत्या हुई है और जिनका इनकाउंटर हुआ है। तो अब अखिलेश यादव चूंकि एक पीडीए बनाना चाह रहे हैं, पिछड़ा दलित और पिछड़ा में, उनका कहना है कि जो गैर यादव पिछड़ा है, तो उनको इसमें एक मौका मिल रहा है। वो अपनी इस बात पर वो राजनीति कर रहे हैं। इसको वस्तुनिष्ठ तरीके से, ऑब्जेक्टिव तरीके से पुलिस को और एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करना चाहिए। कोई जातीय तनाव इससे न बढ़े, इस बात की कोशिश करनी चाहिए। और देखिए, वो जो एनकाउंटर की शुरुआत हुई थी वो विकास दुबे के एनकाउंटर से शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो वो ब्राह्मण थे। तो इस तरीके से पीडीए का नैरेटिव जो है वो चुनावी तौर पे कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई एंगल अगर आप देखें तो है नहीं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर योगी आदित्यनाथ का आप कह सकते हैं कि एक ऐसा मुद्दा रहा है जिस पर बोलते हैं ना, जाति छोड़ दीजिए, यहां तक कि रिलीजन छोड़ दीजिए, उसको पाट के लोगों ने वोट किया है योगी आदित्यनाथ को, लॉ एंड ऑर्डर। तो आपको लगता है कि क्या अखिलेश यादव ये जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर, उसको वो कामयाब हो पाएंगे, या फिर लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर योगी आदित्यनाथ के नाम पर फिर से वोट पड़ेगा अक्रॉस द कास्ट? बिल्कुल कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अभी भी सबसे बड़ा बैगेज जो समाजवादी पार्टी का है, वो जो स्मृति अभी बची हुई है, जो बिहार में लालू यादव की बची हुई है, वो है कि गुंडों का राज था। अब जो भी सच हो, धारणा हो, लोगों के व्यवहारिक अनुभव हो, और उसमें सबसे ज्यादा पीड़ित कौन थे? गरीब वर्ग और गरीब वर्ग की महिलाएं। तो राशन और शासन, ये जो दो प्लैंक जो है, इन दोनों पे योगी आज भी अखिलेश की तुलना में काफी आगे हैं। तो परसेप्शन में जब आप पीछे हैं तो आप कितने भी पीडीए के नैरेटिव क्या है, व्यवहारिकता में जो रोजमर्रे का उनका अनुभव है, समाजवादी पार्टी 12 से 17 के समय का, वो है क्या है? गुंडागर्दी चलती थी, महिलाओं के साथ छेड़खानी होती थी, कोई वेलफेयर स्कीम उनके पास ढंग से नहीं पहुंचता था। दलितों के जो अंबेडकर गांव थे उसके नाम बदल के आपने क्या कर दिए, लोहिया गांव ही बदल दिए, तो उसमें बेनिफिशियरी हो गया। तो इस तरीके से पीडीए के नैरेटिव का एक मटेरियल या एक्चुअल फाउंडेशन भी होना चाहिए, जो नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर में आज भी योगी अखिलेश से परसेप्शन में बहुत आगे हैं, और उस पे वोट का प्रभाव पड़ेगा। और शायद यही वजह है कि लगातार योगी आदित्यनाथ भी इसको लेकर भी, चलिए एक बड़ी खबर आ गई है इस वक्त अन्नामलाई को लेकर जो हम बात कर रहे थे। अन्नामलाई ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। नितिन नवीन ने अन्नामलाई का इस्तीफा मंजूर किया है। आज 12 बजे एक बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं अन्नामलाई बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे तमिलनाडु में। उसके बाद 2024 में जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तो बीजेपी ने वहां पर, आप कह सकते हैं कि अगर पिछले जो चुनाव हुए थे उसके मुकाबले कई ज्यादा वोट परसेंटेज हासिल किया था, 11% आप बता रहे थे हासिल किया था। लेकिन एआईडीएमके के वजह से, क्योंकि बीजेपी की सहयोगी पार्टी रही है, एआईडीएमके गठबंधन का हिस्सा रही है, तो उनके कहने पर अन्नामलाई को हटा गया था। उसके बाद हाल ही में जो चुनाव हुए 2026 में, उसके बाद अन्नामलाई बताया जा रहा था कि वो पार्टी से अलग होकर, यानी कि अच्छे टर्म्स पर अलग होकर अपने लिए एक नई जमीन तलाश कर रहे हैं, या फिर अपने लिए एक अलग ही कोई मुहिम खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। अजीत जी, क्योंकि एक बार फिर से अन्नामलाई पर हम लेकर आते हैं। देखिए, हम जिसका जिक्र कर रहे थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बड़ा ऐलान क्या कर सकते हैं? कोई अपनी पार्टी लॉन्च करने की कोशिश तो करेंगे नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं करना चाहिए। हमको लग रहा है कि वो अपना कोई संगठन हो सकता है अनाउंस करें कि एक संगठन। मैं माफी चाह रहा हूं, हमारे साथ देवेंद्र पराशर जुड़ गए हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं इंडिया टीवी के। देवेंद्र, हम समझना चाहेंगे कि आखिरकार कोशिश हुई थी मनाने की अन्नामलाई को, लेकिन फैसला उन्होंने लिया पार्टी छोड़ने का।
हाँ बिल्कुल अमित, तो तकरीबन 7 सालों का एक तरह से तमिलनाडु बीजेपी का में फ्री हैंड वो चाह रहे थे, अपने एक तरह से कमांड चाह रहे थे कि अपने कार्यक्रम, अपनी यात्रा, जो कुछ भी उनको करना वो अपने हिसाब से करें। और अगर बीजेपी ऐसा करने में बीजेपी के लिए सुविधाजनक नहीं लग रहा है या संभव नहीं हो, तो फिर वो अपना रास्ता अलग करना चाह रहे थे। यही प्रपोजल लेकर वो दिल्ली आए थे। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी एल संतोष, जिनके कहने पर वो बीजेपी आए थे, उसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, इन दोनों से मुलाकात हुई। फिर उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हुई। सोर्सेज का ये कहना है कि बीजेपी की तरफ से उन्हें ये कहा गया था कि आपको राष्ट्रीय टीम में जगह दी जाएगी और आपकी ऊर्जा का इस्तेमाल राष्ट्रीय टीम करेगी। लेकिन अन्नामलाई इस बात के लिए सहमत नहीं थे, उनको अपनी राजनीति प्रदेश में ही करनी थी और इस लिहाज से उन्होंने फिर उसके बाद आखिरकार वहां जाकर इस्तीफा दिया। और ये बात फोन पर उनको कम्युनिकेट किया गया। दिल्ली में जो अपना प्रस्ताव रख कर गए थे, बीजेपी ने उस प्रस्ताव पर विचार करके फिर फोन पर उनको बताया गया कि आपको राष्ट्रीय टीम में ही जगह दी जाएगी। अगर ये आपके लिए मुफीद नहीं है तो फिर आप अपना रास्ता देखें। और फिर अन्नामलाई ने, जो कि पहले से ही एक मन बना रहे थे कि वो अपना रास्ता अलग करें, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बीजेपी ने स्वीकार भी लिया है। अगले 1 साल तक अन्नामलाई तमिलनाडु में अलग अलग कार्यक्रम वगैरह करके कोशिश ये करेंगे कि अपने साथ एक जन समर्थन जोड़ें और उसके बाद पार्टी बनाएं। और आज उसके बारे में वो डिटेल कार्यक्रम भी बता सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर अन्नामलाई की अपनी जो राजनीति है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, जिसके चलते वो बीजेपी में आए थे, उनको ऐसा लग रहा है कि अब अगर वो इस काम को नहीं करेंगे तो फिर बहुत देर हो जाएगी। वीए ऑलरेडी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो जो वैक्यूम स्पेस है उसमें डीएमके और एआईएडीएमके के बजाय अपोजिशन का वो अन्नामलाई खुद पूरा करना चाह रहे हैं। अमित जी बिल्कुल, जैसा कि हमें हमारे पॉलिटिकल लीडर देवेंद्र बता रहे हैं, मुझे लगता है आप उसी को जोड़कर कुछ कहना चाह रहे थे, तो आप अपनी बात पूरी कर लें। वही बात ही हम लोग कर रहे थे कि वो अपना कार्यक्रम बनाएंगे, घूमेंगे, सनातन की अपनी राजनीति करेंगे, नौजवानों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, जो पार्टी नहीं बनाएंगे। अब हो सकता थोड़े दिन के बाद, जैसा हमने कहा ना पहले कि विजय ने कैसे किया, अपना फैन क्लब चला रहे थे, वेलफेयर की एक्टिविटी चला रहे थे, उसके बाद समय आया तो उन्होंने पार्टी बनाई और राजनीति की। तो वो भी करेंगे अन्नामलाई अपनी महत्वाकांक्षा, जैसा अभी देवेंद्र जी ने कहा कि उनकी महत्वाकांक्षा है और वो इस बात का अफसोस कर रहे होंगे कि जो फायदा वो ले सकते थे वो विजय को चला गया, डिले हुआ है। तो अब अभी भी उनको लग रहा है, और बीजेपी की दुविधा ये समझिए ना कि अभी डीएमके से भी उसको मदद मिलने की उम्मीद है। उसके 22 लोकसभा के एमपी और 8 राज्यसभा के एमपी वो भी मदद करने वाले हैं। अन्ना डीएमके से अलायंस है ही अपने उनका, इन लोगों का। तो ऐसे में कोई बहुत खुल करके अभी इनकी सारी शर्तें मान नहीं सकती थी बीजेपी की। आपको खुली छूट दे दी जाए कि आप इनको भी इनकी भी आलोचना करें, उनकी भी आलोचना करें, वो नहीं होता। चलिए अब थोड़ा सा वर्ल्ड पॉलिटिक्स की ओर भी अपना रुख करते हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है। तो भारत इस समय वर्ल्ड पावर के तौर पर जाना जा रहा है और इसका सबूत किसी ना किसी वर्ल्ड लीडर के बयान से हमेशा मिलता रहा है। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक बड़ा बयान सामने आया। पुतिन ने कहा कि अमेरिका भारत पर रूस के साथ उसके रिश्ते सहित कई मुद्दों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस तरह की कोशिशें बेकार हैं। पुतिन ने कहा कि भारत एक महान देश और लोकतंत्र है और रूस उसे अपना भरोसेमंद पार्टनर मानता है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है। अमेरिका से उसके बढ़ते संबंधों से भारत रूस की पार्टनरशिप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रूस के साथ उसके रिश्ते पहले की तरह मजबूत रहेंगे। Question was seemed a bit strange to me. You said that the cooperation between India and the US creates difficulties in the relations between Russia and India. I don't think that this is the case. Distinguished Carl, why would you think that? We're ready, that we're glad that India is developing its relations with all the countries. It's a great country, 1.5 billion people, a large economy, the largest democracy. As many people say, of course, the US are trying to put pressure on India in some matters. For example, when it comes to cooperation with Russia on some tracks. But everyone has understood that putting pressure on Narendra Modi, that has the largest population in the world, is detrimental for international relations and for bilateral relations. It doesn't matter where this pressure comes from. तो व्लादिमीर पुतिन को आपने सुना, जो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बता रहे थे कि किस तरह से उन पर कोई दबाव काम नहीं करता है। उसको लेकर मैं एक और आपको एक छोटा सा वाक्य बताता हूं, जो खुद पुतिन ने बताया। कहा कि उन्होंने कि हम 5th जनरेशन के फाइटर जेट बनाना चाहते थे और उसके लिए हमने भारत को भी न्योता दिया था। Su-57 का वो जिक्र कर रहे थे लगभग, लेकिन भारत ने कहा है कि नहीं, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी को उससे कहा गया नहीं, हम अपना काम करना चाह रहे हैं और उसको माना भी गया था। क्योंकि रशिया ने भी देखा कि प्रधानमंत्री मोदी को, सज्जन जी, कभी किसी चीज के लिए आप दबाव नहीं डाल सकते हैं अगर उन्होंने सोचा है, चाहे वो अमेरिका हो या कोई भी देश हो। देखिए
देखिए, दो जो वर्ल्ड क्राइसिस है, एक यूक्रेन वॉर जो 2022 से शुरू हुई, और अभी जो ईरान वॉर जो हो रहा है, इस दोनों में इंडिया का देखिए कि इन्होंने किस तरीके से जो क्राइसिस आया, और क्राइसिस को लेके जो इंडिया का स्ट्रेटजिक इंटरवेंशन था कि हमने अपनी सप्लाई चेन को दुरुस्त किया। रशिया से हमने काफ़ी सस्ते में पेट्रोलियम खरीदना शुरू किया, 40% तक वहां से आने लगा। तो एक तो आप देखिए, और इसको जयशंकर ने कहा भी कि हमारे पास वो स्ट्रेटजिक चॉइस है कि अगर क्राइसिस है तो हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से देखेंगे। दूसरा, अभी जो ईरान वॉर हो रहा है इस समय भी, और उसके पहले जो ट्रंप का टैरिफ वॉर हुआ था, उसमें भी इंडिया ने क्या किया कि सीधा हमने अपनी स्ट्रेटजी बदली कि हमने अपने बायलैटरल ट्रेड और उसके अलावे ब्लॉक के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ अलग अलग काफी पहले से प्रीएम्प्ट करते हुए हमने तैयारी शुरू कर दी। तो ये जो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, हालांकि देखिए इंडिया की पावर ही स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की नेहरू के समय से रही है कि हम अपना चुनेंगे, लेकिन अभी वो बिल्कुल आपको जिस स्पीड और स्केल के साथ दिख रहा है वो दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है, आप किसी इल्यूजन में नहीं रह रहे हैं, आप क्राइसिस को देख रहे हैं जो भारत नहीं पैदा कर रहा है, और उसके हिसाब से अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, चाहे वो इकोनॉमिक रिलेशन हो या जियो, अभी S-400 जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उसका दूसरा हमारे पास बेड़ा आया है। बिल्कुल, ये नहीं, मुझे लगता है सज्जन जी आपकी बात बिल्कुल सही बताई, क्योंकि जैसे ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति आए तो भारत ने सीधा उनके साथ कोई सिग्नेचर नहीं किया। भारत तलाश ये रहा है कि हमें क्या फायदा मिलेगा, उसके बाद ही हम आपके साथ डील करेंगे तेल को लेकर। अब बात मिडिल ईस्ट की भी कर लेते हैं, क्योंकि तेल को लेकर ही सारा यहाँ पर इतना बड़ा बवाल हुआ है और हर कोई इससे त्रस्त है। ईरान अमेरिका के बीच अब तक समझौता नहीं हो पाया है, और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान सामने आया। ट्रंप ने कहा है कि पहले ईरान का एनरिच यूरेनियम लेने के लिए हमें सेना भेजने वाले थे, लेकिन जोखिम इतना ज्यादा था कि उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंग की आप मदुरे को पकड़ने जैसे तुलना नहीं कर सकते, दोनों में बहुत फर्क है। ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमेनी से मिलने के लिए तैयार हैं। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि अमेरिका को हमारी ताकत माननी होगी। अजीत जी, यहां पर वो कहते हैं कि मुश्तबा खमेनी से अगर हम मुलाकात करेंगे तो मैं मानूंगा कि वो अच्छे व्यक्ति हैं। हो सकता है कि उनको मैं बुरा लगूं, जैसे कई लोग मुझे समझते हैं, लेकिन मैं भी उनको बुरा समझता हूं, लेकिन उतने बुरे आदमी नहीं है वो। नहीं, ये तो दोनों लोग, अभी ट्रंप ने कही है बात, उसके पहले पीट हेगसेथ ने कही है बात उन्होंने कि भाई वो हमको पता है कि वो ठीक है और वो अपने कमांड दे रहे हैं, वो तो मिलना भी कर रहे हैं, बोलते मिल भी सकते हैं। भाई जब जा करके आप नॉर्थ कोरिया के तनाशाह से मिल लिए तो मुश्तबा खमेनी से मिलने में ऐसी कौन सी आफत है? तो ट्रंप मिल लेंगे जा करके किसी से, उनके जो उनकी बात नहीं मानेगा उसके पास जाकर के मिल जाएंगे, उसके चरण में भी गिर सकते हैं। जो बात मानेगा, सबसर्विएंट होगा, उसके ऊपर ही दबाव डालेंगे। ट्रंप की ये पूरी डिप्लोमेसी है अभी तक। वो जाकर के सी जिनपिंग से मिले, वो नॉर्थ कोरिया के तनाशाह से मिले, वो मुश्तबा खमेनी से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। बस उनको पुतिन से मिले, जो बात करेगा, जो उनकी बात मानेगा, उसी पर उनका दबाव चलता है, उसी पर जोर चलता है। जो डट के खड़ा हो जाएगा उसके साथ वो पीछे हट जाता है। आप अभी जो पूरा मामला, अभी आप देखिए, अभी अमेरिकन कांग्रेस ने, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक प्रस्ताव पास कर दिया, कहा कि युद्ध का जो है बिना कांग्रेस से पूछे आप अब युद्ध में नहीं जाएंगे। अब ये सीनेट में जाएगा। जिस तरह से ट्रंप के 4 लोगों ने विरोध किया, सीनेट में भी विरोध हो जाएगा। हालांकि ट्रंप उसको वीटो कर सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर की स्थिति ये है कि वॉर से ट्रंप परेशान है, निकलने का रास्ता खोज रहे हैं। कुछ भी बता करके, किसी भी चीज को अपनी जीत बता करके वहां से निकल जाए, एक समझौता हो जाए। अब एनरिच्ड यूरेनियम भी लेने की बात छोड़ दी। उनको लग गया कि सेना, हम लोग आज 2 महीने से ज्यादा समय से यही बात कर रहे हैं कि आप बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं भेज सकते। सर, उनके साथ क्योंकि वक्त कम, मैं चलते चलते बस इतना भी बताना चाहता हूं। जब पूछा गया डोनाल्ड ट्रंप से, सज्जन जी, कि सीज फायर का मतलब जरा हमको समझा दीजिए, उन्होंने कहा कि ईरान के हिसाब से या फिर मिडिल ईस्ट के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो सीज फायर ये होता है कि जिसमें हम थोड़ी सी बात भी करते हैं और जरूरत पड़ने पर थोड़ा सा हमला भी करते हैं, क्योंकि दुनिया में तो किसी को पता नहीं कि सीज फायर में भी हमला हो सकता है। इसका मतलब है कि युद्ध विराम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।